बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाक फौज के एक ताकतवर ऑफिसर और इमरान खान के मुतल्लिक क्या दो इंकशाफात हुए हैं, इसकी तफसील प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर GHQ की तरफ से एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसकी तफसील भी प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगामी एक बयान और इसके दो निकात जो सामने आए हैं, ये कहानी भी हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये दो निकात क्या हैं? और राय साहब, सबसे अहम 5 निकात हैं खान साहब के, जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे कहना चाहिए कौम से खिताब किया, उसमें पाकिस्तान के मीडिया ने इसे डाउन प्ले किया है। खान साहब, पहले तो 4 गोलियां लगी हैं राय साहब उन्हें, और डॉक्टर फैसल ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि गोलियां कहां कहां लगी, उनके एक्सरेज तक दिखाए। लेकिन इसके बावजूद राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन गोलियों के लगने पर भी जो है वो सियासत कर रहे हैं। खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ये कहते हैं कि ठीक होते ही इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, लेकिन जब तक 3 अफराद मुस्ताफी नहीं हो जाते, अवाम सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखे। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, इन लोगों ने वजीराबाद या गुजरात में मुझे मारने का प्लान किया हुआ था। किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर मेरी पार्टी नहीं बनी। मैंने 22 साल जदोजहद की और अवाम में वापस गया। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च के मौके पर रात के 3 बजे जाकर लोगों के घरों में तशद्दुद किया, लोगों को जेलों में डाला। इस्लामाबाद पर में पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई। लोग ये समझते थे, जो खान साहब ने कहा, कि हमारी पार्टी शायद मम्मी डैडी पार्टी है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बंद कमरों में फैसले होते हैं तो ग्राउंड पर नहीं पता कि क्या हो रहा है। जो लोग फैसले करते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि इस वक्त ग्राउंड में हो क्या रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हर तरह की धांधली की, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। इलेक्शन कमीशन ने EVM को रोका। इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। इलेक्शन कमीशन को नाअहल करने के लिए इस्तेमाल किया गया तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड तोशाखाना में मौजूद है। हम अदालत में गए, अदालत ने 8 मरतबा इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स किया। वो पार्टी जो आवाम से पैसा इकट्ठा करती है, इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े बड़े माफिया के खिलाफ इसलिए खड़े हुए कि हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि बंद कमरों में मुझे मरवाने का फैसला किया गया। 4 लोगों ने यह फैसला किया और वीडियो बनवाकर बाहर रखी हुई है। हुकूमत में 3.5 साल रहा, इदारों और एजेंसीज में सबको जानता हूं, क्योंकि वहां पर यह सवाल भी हुआ था और खान साहब से, कभी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? तो राय साहब उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत की है, मेरे ताल्लुकात हैं, एजेंसीज में भी लोग मुझे बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। और वो खान साहब ये भी कहते हैं कि एक तासुर यानी सलमान तासीर की तरह के कत्ल की साजिश प्लान की गई थी और तौहीन दीन को बुनियाद बनाकर उन्हें मरवाने की एक साजिश थी। इसके बाद यह प्लान था कि दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल कर दिया, जिस तरह कहा जा रहा है ना कि कोई जुनूनी था। यह भी बहुत हैरत अंगेज बात है कि इधर से जुनूनी होने का दावा वो करता है, उधर से राना सनाउल्लाह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करी जा रहे हैं। जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया और अब कंटेनर पर था तो एकदम गोलियां, एक ब्रस्ट आता है, गिर जाता हूं, फिर एक ब्रस्ट उल्टे हाथ की तरफ से आता है, दूसरे सामने से आता है। 2 आदमी थे। जब गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं, क्योंकि मैं गिर गया था। मेरे ख्याल में ऊपर जो बैठा हुआ था, इसने सोचा कि मैं अपने हदफ में कामयाब रहा, मकसद में कामयाब रहा और वो मुझे मारने में कामयाब रहा। राय साहब, ये खान साहब ने ये तमाम बातें की और पाकिस्तान के अवाम को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि इमरान खान की गुफ्तगू को सुने। लेकिन एक पहली दफ़ा DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जो सूरत हाल है,
खान साहब अब नाम लेकर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपको याद होगा कि मरीम नवाज ने पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर ही कहा था कि जब से इमरान खान बेफैज हुआ, पेशावर में एक शख्सियत है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम लेकर वो ना जाने किस किस किस्म के इल्जामात लगाते रहे। उस वक्त कोई कानून हरकत में नहीं आया, कोई बयान जारी नहीं किया गया। अब खान साहब सबूतों के साथ और जो बातें हैं वो कर रहे हैं। राय साहब, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये एक जनरल सवाल नहीं है, क्योंकि आज जो मनाजिर हमने फैजाबाद के देखे, लाहौर में देखा, बाकी शहरों में जो देखे, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें हैं जो मुल्क के अंदर ये हालात पैदा कर रही हैं और कोई फायदा उठाना चाहता है। एक बैलेट की जंग है और कहा ही जा रहा है कि सिर्फ आप मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनकलाब वोट से आए तो अच्छा लगेगा। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, बैलेट की जंग तो है, लेकिन इसे बुलेट की जंग बनाया जा रहा है। आज जो फैजाबाद के मकाम पर हमने मनाजिर देखे हैं और जिस किस्म की बदतरीन वहां पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जिस तरह से वहां पर पीटीआई के कारकुनों के ऊपर बहुत ही बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया है, तो ऐसा लगा कि ये जो पीटीआई के कारकुन हैं ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। यानी एहतजाज करना उनका एक आईनी और कानूनी हक है। उनका जो लीडर है उसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, उनका जो लीडर है उसको 4 गोलियां लग चुकी हैं, उनका लीडर जख्मी है, उनके लीडर का ऑपरेशन हुआ है, उनका लीडर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो एहतजाज कर सके? लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसने असल में फौज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। और अब पीटीआई ने यह सवाल उठाया हाशमी साहब कि पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है, तो फिर किस तरह से एफसी को पिंडी, जो कि पंजाब का इलाका है, वहां पर पीटीआई के मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब एफसी जो है, जाहिर है कि यह फौज का एक झैली इदारा है, तो इस पर बड़े सवालात खड़े हुए कि फौज के एक झैली इदारे को राना सनाउल्लाह अपनी मुखालिफ सियासी जमात को कुचलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इमरान खान साहब ने ये जो 7 नुकात बयान किए या 7 सवालात इमरान खान साहब ने उठाए, इनमें से कौन सा नुक्ता ऐसा है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है या पाक फौज के खिलाफ जिसको कोई साजिश कहा जा सकता हो? हमें याद है कि बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में फौज को उन्होंने धमकियां दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकियां दी थी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इनफ इज इनफ, यानी अब हम कोई एक्शन लेंगे। और फिर हाशमी साहब, जो सिंध पुलिस है उसके अफसरान को जानबूझकर उनसे इस्तीफे दिलवाए गए थे ताकि यह माहौल पैदा किया जाए कि पाक फौज के खिलाफ सिंध पुलिस ने बगावत कर दी है। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो को फोन भी किया। फिर बिलावल भुट्टो ने जिन आर्मी के, आईएसआई के और रेंजर्स के ऑफिसर्स की शिकायत की थी, उनके तबादले भी हुए, उनके फिर एलामिया भी जारी हुए। तो अगर वहां पर तहकीकात के बाद, क्योंकि वो जो तहकीकात थी वो भी तकरीबन 24 घंटे के अंदर हो गई थी, तो वहां पर तहकीकात के बाद तबादले हो सकते हैं। तो यहां पर तो मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर है और जाहिर है कि जिसको पाकिस्तान की आर्मी भी इस वक्त एक्नॉलेज तो कर रही होगी, पाक फौज को भी पता होगा, पाक फौज के पास सर्विस कराने के अपने बड़े मौसर जराए हैं। फिर जाहिर है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके साथ साथ जीएचक्यू के जो थिंक टैंक्स हैं, जो इमरान खान साहब के ये सुनामी जलसे हो रहे हैं, तो इस वक्त जीएचक्यू को भी पता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो अगर इतने मकबूल लीडर के ऊपर एक कातलाना हमला हो और वो ये कह रहा है कि ये जो 3 लोग हैं ये इस्तीफा दें और उसके बाद तहकीकात हों, या चलें आप ये कहें कि हम तहकीकात का आगाज कर रहे हैं, अगर इस तहकीकात में इमरान खान साहब जो कह रहे हैं अगर उनके अल्फाज दुरुस्त साबित हुए तो फिर ये जो मेजर जनरल हैं हम इनको इनके ओहदे से हटा देंगे। लेकिन हाशमी साहब, अगर तहकीकात ही नहीं होंगी,
अगर यह कहा जाएगा कि इमरान खान साहब के जो इल्जामात हैं ये सिरे से ही गलत हैं, तो फिर कौन फैसला करेगा कि आर्मी ठीक कह रही है या इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं? आजम सवाती ने तो 2 नाम लिए, कुरान पाक पर हलफ देकर 2 नाम लिए। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। 2 ऑफिसर्स के नाम लिए पाक फौज के। अब यह कितना एक तकलीफदेह लम्हा था तमाम पाकिस्तानियों के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि पाक फौज के अफसरान इस के नाम इस तनाजुर में और इस पस मंजर में लिए जाएं जिस पस मंजर में आजम सवाती ने लिए। कोई भी नहीं चाहता कि पाक फौज से इस किस्म के सवालात किए जाएं। लेकिन अब आजम सवाती ठीक कह रहे हैं या फौज ठीक कह रही है, इसका फैसला कैसे होगा? जाहिर है कि आपको तहकीकात करनी पड़ेगी और आपको अपने जो ऑफिसर हैं उनसे भी तहकीकात करनी पड़ेगी ताकि यह तासुर ना दाय जाए कि आपको यह समझते हैं कि आपके जो ऑफिसर हैं वो कोई कानून से बालातर हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर तो किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। खास तौर पर यह समझना चाहिए इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब के ऊपर यह जो हमला हुआ है उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का सेंटीमेंट था, किस किस्म के मनाजिर हमें देखने को मिले, कितने अनफॉर्चुनेट मनाजिर। हाशमी साहब, मेरा दिल दुखा कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने वो जो वीडियो थी जिसमें एहतजाज हो रहा था, वो हर पाकिस्तानी का दिल दुखा। लेकिन वो एहतजाज क्यों हुआ? उसके ऊपर पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से यह लिखा कि जब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ किरदारों का नाम ले रहा है तो आप उनको फिलहाल उनके ओहदों से अलग कर दें, आप उनको बरतरफ ना करें, आप तहकीकात करवा लें। उसके बाद हमने अब और भी मनाजिर देखे हैं कि जहां पर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और कैंट के इलाके हैं वहां पर हमारे जो फौजी जवान हैं वो और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। यानी हमारे फौजी जवान, उनकी कोशिश है कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये कैंट के इलाकों में दाखिल ना हो। हाशमी साहब, ये 65 वार का मंजर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि पता नहीं चलता था कि फौजी कौन है और आम शख्स कौन है, आम शहरी कौन है और फौजी कौन है। इस तरह से एक पेज पर रह के पाकिस्तान के आम शहरियों ने और पाक फौज ने वो जंग लड़ी इतने जोशो जज्बे के साथ, और यही वजह है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक फौज ने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर शिकस्त दी। तो आप एक तरफ वो मंजर रखें और एक तरफ जो अब मनाजिर नजर आ रहे हैं, अब अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है पाक फौज के लिए भी, रियासत पाकिस्तान के लिए, और जाहिर है कि ये तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ को भी कभी भी ये सूरत हाल सूट नहीं करती कि उनके मुतल्लिक ये तासुर बने कि वो पाक फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं या इदारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि पाक फौज का मजबूत रहना पाकिस्तान की सलामती से जुड़ा है, अगर पाक फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान की सलामती कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में जब यह पता है कि एक लीडर इतना पॉपुलर है, लोग दीवाना वार उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है, 4 गोलियां साबित हो गया, खुद राना सनाउल्लाह ने भी मान लिया। मरियम औरंगजेब साहिबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भी ये कह रही थी कि 4 गोलियां लगी इमरान खान साहब को। तो हाशमी साहब, अगर 4 गोलियां लग जाएं मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को और वो एक मुतालबा कर रहा हो तहकीकात का और उसमें अगर वो 3 नाम ले रहा हो, चले अगर आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तो हटाना, फिलहाल ये इंपोर्टेड हुकूमत कभी भी नहीं कहेगी कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दें, और अगर आर्मी ये कहती है कि हम शहबाज शरीफ को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो इस्तीफा दे दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तहकीकात तक ये जो नाम लिए हैं इमरान खान साहब ने, इनको इनके ओहदों से तहकीकात होने तक अलग कर दिया जाए। और अगर तहकीकात में ये साबित ना हो तो फिर जाहिर है कि ये जो एक उनके लिए एक अमल, ये प्रोसेस शुरू किया गया कि उनको ओहदे से अलग करने का, तो उनको ओहदे पर दोबारा से आप बहाल कर दें और ये जो तहकीकात हैं ये सामने भी लेके आए ताकि लोगों को पता चले कि कौन इस वक्त सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। एक तरफ DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, आजम सवाती नाम लेकर कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं,
चीफ जस्टिस के सामने जा रहा हूं। तो हाशमी साहब, ये इस पूरी सूरत हाल में रियासत पाकिस्तान की जड़ें हिल गई हैं। पाकिस्तान बदतरीन इंतशार से गुजर रहा है हाशमी साहब। इस तरह की कैफियत हमने अपनी फौज के मुतल्लिक कभी नहीं देखी। मियां नवाज शरीफ ने कितना बयानिया बनाने की कोशिश की पाक फौज के खिलाफ। मरियम नवाज ने पाक फौज के खिलाफ इस तरह के नारे लगवाए कि आजाद कश्मीर में पाक फौज के खिलाफ बगावत हो गई है, जब ये इलेक्शन आ रहे थे आजाद कश्मीर में। लेकिन मरियम नवाज की किसी बात पर हमारे जो लोग हैं उन्होंने कान नहीं धरा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के साथ जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी। तो इस वजह से इमरान खान साहब के इन सवालात के जवाबात आने चाहिए। दूसरी बात, जो खान साहब ये कहते हैं कि आप इलेक्शन के लिए राह हमवार करें, यानी खान साहब के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 माह वो इंतजार कर लें, 6 माह इंतजार कर लें। यानी अगर आईनी मुद्दत इस हुकूमत ने, ये जो नाम नेहाद कहा गया कि ये एक आईनी हुकूमत है, सबको पता है कि ये एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, ये एक ओपन सीक्रेट है, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा अगले साल जुलाई अगस्त तक ही रह सकती है। तो इमरान खान साहब को तो पता है कि अगले साल जुलाई अगस्त में इलेक्शन उनको ज्यादा सूट करेगा, उनको ज्यादा सूट करेगा। उस वक्त तक लोग इस हुकूमत से ज्यादा मुतनफिर होंगे और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन खान साहब को बतौर लीडर इस बात का भी इदराक है कि इन 8 महीनों में पाकिस्तान की कितनी तबाही निकल जाएगी, कितना पाकिस्तान इंतशार का शिकार होगा, किस तरह से हमारे इदारों के ऊपर सवालात खड़े होंगे। मैं आपको बिल्कुल राय साहब, ये सवालात तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर्स आ रही हैं कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, अब खान साहब ने ना एक ऐलान ये किया कि एहतजाज जारी रहेगा। असद उमर साहब ने भी ऐलान कर दिया कि आज शाम 5 बजे से पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज होगा, और उस वक्त तक एहतजाज होगा जब तक ये जिन लोगों की शहबाज शरीफ का नाम लिया, राना सनाउल्लाह का नाम लिया और एक और नाम लिया है, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। थोड़ा सा कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो नहीं होगी, एहतजाज होता रहेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि फैज़ाबाद में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये भी मुमकिन है कि जो सड़क इस्लामाबाद और पिंडी को, फैज़ाबाद जो इंटरचेंज है, गालबन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस्लामाबाद को, वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर उसे बंद कर दिया जाएगा। तो हम तो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। वो शहर पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, किसी दूसरे मुल्क का वो शहर नहीं है। इस किस्म के हथकंडे हुकूमत अपनाएगी। एहतजाज का जो हक है लोगों से छीनने की कोशिश की जा रही है, छीना जा रहा है। और मैं एक वीडियो देख रहा था, जो DIG आपके इस्लामाबाद के हैं, वो खुद खड़े होकर, जो पीछे से आवाज आ रही है उनके मातहत की, वो ये कह रहा है कि ऑन द फ्रंट लाइन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो आंसू गैस के शेल जो है वो लोगों पे जो है वो चला रहे हैं। तो राय साहब, ये वो मनाजिर हैं जो पाकिस्तान का शायद मीडिया जो है इसे डाउन प्ले कर रहा है, दिखा नहीं रहा। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदा हो चुके हैं। संगीनियत को समझते हुए इसका कोई हल निकालना बहुत ही जरूरी है। हल कौन निकालेगा? जो पहल कौन करेगा? खान साहब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। पहल कैसे होगी ये पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि पहल कहां से होगी। सिर्फ एहतजाज और दूसरी तरफ से आकर कहना कि 4 गोलियां नहीं लगी थी, 2 लगी हैं, झूठ बोलते हैं, और इनकी अपनी हुकूमत थी, बंदे कम आए, फ्लॉप हो गया, इस किस्म की सियासत सिर्फ हो रही है। हाशमी साहब, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। इटालियन जुबान में उसको कुछ लोग नेहरू कहते हैं, कुछ नीरू कहते हैं। तो रोम जल रहा था और नेहरू किंग जो है, जो कि बड़ी उसकी शोहरत भी खराब थी, उसके मुतल्लिक ये मुहावरा बना हुआ है कि वो बांसुरी बजा रहा था। हाशमी साहब, मुल्क जल रहा है, रियासत पाकिस्तान जल रही है। आजम सवाती के जो एलिगेशंस हैं वो कितने हसास नोयत के हैं। मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर पर हमला हो गया। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पिछले 3 माह में हुई। लेकिन हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट से आपको किसी किस्म की कोई भी आहट तक सुनाई दी है? कोई आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जज साहिबान मौजूद हैं, या शायद छुट्टी पे कहीं नेपाल वगैरह चले गए? किसी किस्म का कोई अर्ज खुद नोटिस नहीं हुआ। आजम सवाती को चीखते चिंगाड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो मामलात बताने पड़े जो एक 75-76 साल के बुजुर्ग के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने तकलीफदेह लम्हात होंगे कि जब उन्होंने ये बताया कि उनको बराना किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई, और जब उनकी वीडियो बनाई गई तो बाकी जो अफसरान थे वो उनके ऊपर हंस रहे थे। तो ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए ये बयान करना। उनको पता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में क्या सुप्रीम कोर्ट को खामोश रहना चाहिए था? इंसानी हकूक की जो पामालियां हुई इसके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? फिर चीफ जस्टिस साहब ये भी पूछते हैं कि हमारी जो अदलिया है ये 130वें नंबर से नीचे क्यों खड़ी है। इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। अभी तो ये हाशमी साहब अगर 1000 मुल्क होते, 1100 मुल्क होते तो ये 1030वें नंबर पर होते। दूसरी बात ये हाशमी साहब कि जो आप फैजाबाद की बात कर रहे हैं, देखें फैजाबाद पंजाब से इस्लामाबाद में दाखिल होने का मरकजी रास्ता है। अगर आप इसको बंद करेंगे मुस्तकिल बुनियादों पर, इसका मतलब यह है कि आप पंजाब और वफाक के दरमियान एक जो शहरग है आप उसको काट देंगे। आप वफाक को अलग कर देंगे, पंजाब को अलग कर देंगे। इस किस्म के नफरत के बीज जो है बोए जा रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि हम इसको मुस्तकिल तौर पर बंद कर देंगे, सबसे अहम बात, सबसे असास बात जो आपने कही भी है कि बड़े नामुनासिब किस्म के मनाजिर देखने को मिले। हाशमी साहब, मैंने एक इंडियन टीवी चैनल के ऊपर एक फुटेज देखी है, उसके कोशिश करते हैं कि स्क्रीनशॉट चला दें, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है और ये एक बदयांती भी होती है कि अगर आप किसी की वीडियो अपने चैनल के ऊपर चलाएं, उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक तो एक अलग बात है, लेकिन ये बदयांती भी होती है कि किसी और की प्रोडक्ट को आप अपने चैनल पर चलाएं। लेकिन इसके कुछ स्क्रीनशॉट कोशिश करते हैं, प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये स्क्रीनशॉट जो है ये दिखाएं। उसके अंदर ये जो कोर कमांडर हाउस पेशावर का यहां पर जो एहतजाज हुआ है, उसको इतना मिर्च मसाला लगाकर, इतने मजे ले लेकर इंडियन मीडिया ने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है। पाक फौज के खिलाफ भी जहर उगला है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर उगला है, और इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है कि देखकर शर्म आ रही थी, शर्म आ रही थी देखकर कि यह पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो हाशमी साहब, ये मुझे याद है कि इंडियन मीडिया जब पाक आर्मी के खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता था तो यही जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और आम लोग, आम आवाम, ये पाक फौज के साथ मिलकर उस प्रोपेगेंडा का जवाब देते थे। लेकिन आज ये पाक फौज का नुकसान नहीं हो रहा, ये रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाक फौज को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए खान साहब बारहा ये कह रहे हैं कि इस करप्ट टोले की खातिर, जिसके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है, पाक फौज के स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, ये हमारे जवान जो हैं ये महाजों के ऊपर रातें जागते हैं तो हम सोते हैं, इनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये शरीफ खानदान ने तो लंदन चले जाना है। तो इस वजह से खान साहब कह रहे हैं कि इनकी वजह से यहीं पे है, जाना नहीं है, यहीं पे है जी, फिलहाल यही। और जी, वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर, असल में तो पाकिस्तान के दौरे पर कभी कभी वापस आते हैं वो, तो मुस्तकिल तो उनकी रिहाइशगाह वही है। तो इसलिए खान साहब कह रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे आप इक़्तिदार में ले आए, वो ये कह रहे हैं कि चलें एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत आ गई, आम इंतखाबात करवा दें। आम इंतखाबात में वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे कोई इलेक्शन रिग करवा के आप जितवा दें, वो तो ये कह रहे हैं बस इलेक्शन करवा दें। ताकत का मंबा इस वक्त आपके पास है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में एस्टैब्लिशमेंट ही सबसे ताकतवर होती है, और ये पहली मरतबा हुआ है हाशमी साहब कि इतना पॉपुलर सेंटिमेंट पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के, आप ये कह लें कि पैरेलल जाके खड़ा हो गया है। यानी एक तासुर बन गया है कि एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ खड़ी है, तहरीक इंसाफ और उनके साथ ये जो मैसिव सपोर्ट है ये दूसरी जानिब खड़ी है। ये पाक फौज के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छी सूरत हाल नहीं है, किसी पाकिस्तानी के लिए ये अच्छी सूरत हाल नहीं है कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर और फौज, उनके मुतल्लिक ये तासुर बने कि ये आमने सामने है। तो इसलिए अभी भी वक्त है। मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब के ये कंसर्न है, एक उनको फोन कर लें, पाकिस्तानी है ना इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं,
जनरल बाजवा ने इससे पहले सियासी रहनुमाओं को फोन किए, शेख रशीद को भी फोन किया था जब उनको कोविड हो गया था। तो आप फोन कर लेते तो ये तल्खी किसी हद तक कम हो जाती, बल्कि बहुत हद तक कम हो जाती। लेकिन हाशमी साहब, तल्खियां बढ़ रही हैं, तल्खियां बढ़ रही हैं और बड़ी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। और इस सूरत-ए-हाल का हमारे दुश्मन फायदा उठाएंगे। और जाहिर है कि इंडिया की जब मैं बात करता हूं, अगर हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी होता, इंडिया में इस किस्म की सिचुएशन होती, तो उसको हम भी इसी तरह एक्सप्लॉइट करते। अच्छा राज साहब, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब भी आया है और ये ISPR की जानिब से एक जवाब जो है रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के झूठे दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और फौज और इसके अफसरान को बदनाम करने में मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी एक्शन के लिए दरखास्त दायर की गई है। पाक फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा कि इदारे या इसके सिपाहियों की तजलील करने वाले किसी शख्स को खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी। इदारे और ख़ासतौर पर आर्मी के एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं। फौज इंतहाई पेशावर और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फ़ख्र करती है। फ़ौज में एक एहतसाब का मौसर अंदरूनी निज़ाम मौजूद है, लेकिन अगर इदारे के सिपाहियों और अफसरान की इज़्ज़त, सलामती, वक़ार को निशाना बनाया जाए तो इदारा अपने अफसरों और जवानों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और जो इल्ज़ामात थे, इसकी मज़म्मत भी ISPR की तरफ से की गई है। राय साहब, जवाब भी आ गया है। अब आपको लगता है कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? और ऑब्वियसली जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमने जो मनाजिर देखे हैं, वो कोई अच्छे मनाजिर नहीं हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो अब किस तरफ हालात जाएंगे? आपको लगता है कि रिएक्शन भी आ गया, एक्शन हुआ, रिएक्शन आ गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत, जो इससे पहले खुल्लम खुल्ला फौज को गालियां निकालती रही, बुरा भला कहती रही, वो लोग आज इक्तदार में हैं, ये वो फायदा ज्यादा उठाएंगे। पाक फौज के किसी अफसर के खिलाफ इल्जामात या पाक फौज के किसी अफसर के खिलाफ बदजुबानी या पाक फौज के किसी अफसर के खिलाफ इस किस्म के जो एलिगेशंस हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही इसका क्रक्स है, यही इसका एलामिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात। अब अगर इसी को आप मेजरमेंट रॉड बना लें तो पाक फौज के सबसे आला ऑफिसर कौन है? सबसे आला ऑफिसर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। इस वक्त जो भी आर्मी चीफ होता है वो पाक फौज का सबसे आला ऑफिसर होता है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मरियम नवाज ने और मियां नवाज शरीफ ने पब्लिक में खड़े होके ये कहा कि हम आर्टिकल 6 के तहत आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने पब्लिक में खड़े होके कहा कि जो पाक फौज के जवान हैं वो अपनी फौजी क़यादत के गैर आईनी अहकामात ना माने। मरियम नवाज ने और मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद, जो कि DG ISI थे, अभी भी कोर कमांडर हैं, अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में भी मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक ये कहा कि जब से इमरान खान बेफैज हुआ, फिर यह कहा कि यह जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ मुकदमात बनवाता है। यह कहा कि मेरे खिलाफ अदालतों में जाकर जजों से मिलता है और तमाम जजों को मैनेज जनरल फैज हमीद ने किया। यह सारी मैनेजमेंट कर रहा था। ये अल्फाज किसने बोले? आसिफ जरदारी। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुडे लाइन लगा दिया। तो आसिफ अली जरदारी के ये अल्फाज और फिर मरियम नवाज के ये अल्फाज हुकूमत में आने के बाद भी तो फिर अगर यही मेजरमेंट रॉड है तो फिर मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये यहां पर जो नून लीग के लोग हैं, ये जो जावेद लतीफ मरियम नवाज के बड़े खास कारिंदे हैं, ये हर रोज GHQ को धमकियां दे रहे होते हैं कि हम ये राज खोल देंगे कि हमें किस तरीके से जबरदस्ती हुकूमत में लाया गया। तासुर उनका ये होता है कि नए आर्मी चीफ के हवाले से या इमरान खान साहब को काउंटर करने के हवाले से हर तरह से हमारी मदद की जाए। तो जावेद लतीफ के खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर अगर आपने एक मेजरमेंट रॉड बनाया है तो फिर तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। और आप ये देखें कि जब मरियम नवाज ने जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा के खिलाफ ये संगीन तरीन इल्जामात आयद करना शुरू किए थे,
तो पूरी कौम उस वक्त फौजी क़यादत के साथ खड़ी हो गई थी। मरियम नवाज के इन इल्जामात के खिलाफ पूरी कौम जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद के साथ खड़ी हो गई थी। तो उस वक्त में और अब के वक्त में क्या फर्क है? फर्क यह है कि उस वक्त पॉपुलर सेंटिमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक सब जानते हैं कि फौज के लिए इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। यह वक्ती तौर पर एक बूट पॉलिश की जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई शहबाज शरीफ के जरिए कि किसी तरीके से इक्तदार में आ जाएं। हाशमी साहब ये जब भी इक्तदार में आए हैं ये अपने आर्मी चीफ से लड़े हैं, ये जनरल बाजवा से भी लड़े हैं, ये जनरल राहिल शरीफ से भी लड़े हैं, ये उससे पहले जनरल मुशर्रफ से भी लड़े हैं। पूरी एक लिस्ट प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मैं यहां पे निकाल के रख दूं कि किसी आर्मी चीफ के साथ इनकी नहीं बनी। तो क्या वजह थी? इसलिए यह कहना, अब ये ISPR का जो स्टेटमेंट आया, जैसे पहले DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आप देखें कि इंडिया में किस किस्म की ट्रांसमिशन हुई हैं। तो यह नौबत नहीं आनी चाहिए और यह इस नौबत से बचा कैसे जा सकता था? मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान साहब बार बार आर्मी के एक ऑफिसर का नाम ले रहे हैं और जनरल बाजवा और आर्मी की क़यादत यह समझते हैं कि इमरान खान साहब के इल्जामात गलत हैं या उनको कोई गलत फहमी हुई है, तो वो तो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात में यह मामला डिस्कस हो जाना चाहिए। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे और आर्मी चीफ हैं तो इनकी शहबाज शरीफ से जब वो अपोजिशन में थे, बिलावल भुट्टो से जब वो अपोजिशन में थे, उनके साथ मुलाकातें होती रहीं, फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकातें होती रहीं और वो उस वक्त अनपॉपुलर थे। खान साहब तो मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है। तो ये बातें तो अगर कोई ये फौजी क़यादत समझती है कि गलत फहमी है, अगर फौजी क़यादत समझती है कि ये कोई इल्जाम तराशी है, तो इमरान खान साहब के साथ बैठकर ये गलत फहमियां दूर की जा सकती थी। क्योंकि ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त वफाक की अलामत है, जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के चारों सूबों में है, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास इलाकों की हुक्मरान जमात है, ये तासुर बने कि फौज और वो जमात आमने सामने है। इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, फौज को नुकसान पहुंचेगा, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।